हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? मौज ले रहे हो? बहुत बढ़िया, शाबाश। आज हमारी क्लास है 6th क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी पहली ऐसी थ्योरी थी जिसने कुछ हद तक ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, लेकिन वो बहुत ही कम बातें बता पाया और उसकी लिमिटेशंस थी काफी, जिनके अंदर एक तो ये था कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता पाया कि इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी या क्या होगी। दूसरी बात, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बता पाया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे या डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, ना वो बॉन्डिंग के बारे में बता पाया कि बॉन्ड किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की। उसके बाद उन सभी लिमिटेशंस को दूर करते हुए हमारे पास अगली थ्योरी आई जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाम तो सुना ही होगा, वीबीटी। +1 क्लास में भी आई थी आप लोगों के पास वीबीटी। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा? एज पर वीबीटी द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस arises when a filled ligand orbital containing a pair of electrons। जो बिल्कुल ही आसान सी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते चलेंगे आराम से। इसने क्या कहा कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग अराइज कब होगी? तब होगी जो हमारे पास लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स कौन? जिनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप किसके साथ? मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। उन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के साथ जो लिगेंड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। और ओवरलैपिंग करके कौन सी बॉन्ड बनाएंगे? वो कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड या स्पेशली कौन सी बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग से कौन सी बॉन्ड बनती है? कोवलेंट बॉन्ड। और जब एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो कौन सी बॉन्ड होती है? फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो आसान सी बात है क्या कि भैया लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, और मेटल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो जो लिगेंड्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। किसके साथ? मेटल्स के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के साथ। ओके, और ओवरलैपिंग करने से फिर कौन सी बॉन्ड बन जाएगी उनके बीच में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या अजम्पशंस थी। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या अजम्पशंस थी? मींस हमारे पास कंपाउंड आ चुके थे, उनकी प्रॉपर्टी भी आ चुकी थी। ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी है, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल केस आ चुके थे कि कंपाउंड क्या है, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या है। तो इन्होंने एक थ्योरी दी कि मतलब इस थ्योरी को हम कैसे पुट करें। ओके, तो इनकी जो अजम्पशंस थी कि मतलब किस प्रकार से क्या हुआ होगा, तो इसकी जो पहली थी assumption वो क्या थी कि the central atom provides a number of empty orbitals equal to its coordination for the formation of coordinate bonds with ligands orbital। देखो क्या बात कि भैया जो सेंट्रल एटम होगा ना हमारा, वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, अपने नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मींस सेंट्रल एटम के साथ जितने लिगेंड्स लगने के लिए आएंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो यदि किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इस बात का क्या मतलब कि उसके साथ लिगेंड ना की कितनी बॉन्ड बनाई, 6। समझ रहे हो? तो जो वो 6 बॉन्ड कब बनेंगी, जब मेटल के पास 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे। समझ रहे हो? केवल वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, जब मेटल के पास क्या होंगी, वैकेंट ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए कितने, जितने उसने कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बनानी है। यदि 4 लिगेंड आ रहे हैं तो मेटल के पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 4। यदि 6 आ रहे हैं तो कितने होने चाहिए, 6। हो गए। दूसरी बात क्या थी, द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन
हाइब्रिडाइज टू गिव एन इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। सिंपल सी बात है कि जो मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ रखा है, वीबीटी हमें +1 में क्या बताती है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे उतने ही नए क्या बन के आएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रोसेस थी कि भैया डिफरेंट एनर्जी के मींस स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे और बाद में उनका क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और जब उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो नए ऑर्बिटल्स बन के आए उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उनकी शेप और उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्विवेलेंट। ओके, तो मींस जो एम्प्टी ऑर्बिटल है मेटल के वो आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे। जैसे कि 2 मिलेंगे तो sp, 3 मिलेंगे तो sp2, 4 मिलेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और 5 मिलेंगे तो sp3d, 6 मिलेंगे तो sp3d2। सारा +1 क्लास का। ओके, तीसरी बात, द मेटल एटम और आयन कैन यूज n-1d, ns, np, nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मींस जो हमारा सेंट्रल एटम है वो अपने ये ऑर्बिटल्स यूज कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, समझ गए। और कौन कौन सी ज्योमेट्री आ सकती है, स्क्वायर प्लेनर आ सकती है, टेट्राहेड्रल आ सकती है और ऑक्टाहेड्रल आ सकती है, ठीक है, टीबीपी भी आ सकती है। लेकिन हमारे पास जो हमारे सिलेबस में जो जितने कंपाउंड्स हैं उनकी जो मेन है वो कौन है, उनकी हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 4 या 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो मेनली कंपाउंड्स कौन है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 6, ठीक है। तो 4 होगा ना, तो 4 के ऊपर 2 ज्योमेट्री हो सकती है, एक तो स्क्वायर प्लेनर और दूसरी टेट्राहेड्रल। और 6 के ऊपर कौन सी ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स का मतलब जैसे कि n क्या हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस ns को मैं क्या मान लूं, जैसे कि मैंने इसको मान लिया कि 4s ऑर्बिटल। यदि ये 4s तो फिर p कौन सा, 4p। ये सेम n तो d कौन सा, 4d। और n-1d का मतलब इस n में से कम, यदि ये 4 है तो ये d कौन सा बचा, 3d। इट मींस जो हमारा मेटल है वो 3d, 4s, 4p, 4d इन सभी ऑर्बिटल्स में से किन्हीं भी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ओके, आगे देखेंगे। अगला हमारे पास क्या बताया कि these hybrid orbitals then overlap with ligand orbitals which can donate an electron pair for bonding। मीन्स कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आए फिर वो किसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे, लिगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ। और लिगेंड्स के कौन से ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, डोनेट। सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट हमारे पास कि इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम सारा देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। और यदि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा हमारा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो वो किस प्रकार का होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और जो कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर के होते हैं ना, वो क्या शो करते हैं, वो कलर भी शो करते हैं। ओके, यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड, तो फिर हमारा वो कंपाउंड कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आप लोगों को आता है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला √n × n+2 भोर मैग्नेट्रॉन। ये फॉर्मूला था हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, √n × n+2। n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आया होगा, पहले भी आया होगा ना, नहीं आया तो अब याद कर लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला √n × n+2, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यदि किसी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 रख देंगे, सोल्व करेंगे आ जाएगा। 2 है 2 रख देंगे, 3 है 3 रख देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अब जो ये बात है ना, ये क्या किया, अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टाइम पे ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड क्या होते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन हम क्या अब आगे भी पढ़ चुके, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस आएंगे, इसके बाद फिर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो ये बातें और क्लियर हो जाएंगी जो इसकी लिमिटेशंस हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस जुगाड़ बिठाया यहाँ पे। क्या बात थी कि एक्सपेरिमेंटल डाटा इनके पास पहले से था, ये केवल थ्योरी दे रहे थे, एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर थ्योरी को पुट कर रहे थे। लेकिन जब कुछ एक कंपाउंड इस प्रकार के आए ना जहां पे इनकी थ्योरी ठीक तरीके से बैठी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, जुगाड़ बिठा दिया। इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, वहां पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वो इनकी लिमिटेशन थी, ये कुछ बता नहीं पाए उस बारे में कि ऐसा क्यों। धीरे धीरे जैसे आगे चलेंगे हम समझ, जब हम CFT को पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि मतलब ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था, ठीक है। लेकिन ये इस बात को बता नहीं पाए थे, तो इन्होंने एक जुगाड़ बैठाया था कि इन्होंने क्या किया कि जब ना NH3Cl नेगेटिव या CO जब लिगेंड्स आए ना, तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दी, इन्होंने पेयरिंग अप कर दी। इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दी, इन्होंने पेयरिंग करवा दी। और पेयरिंग करवा दे अगेंस्ट द हंस रूल। हंस रूल क्या था हमारे पास +1 क्लास में, हंस रूल ये कहता था हमें कि इलेक्ट्रॉन्स पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगी, पेयरिंग टेक्स प्लेस। लेकिन इन्होंने क्या किया कि फोर्सली, ठीक है ना, जोर जबरदस्ती तरीके से क्या करवा दी, इन्होंने पेयरिंग करवा दी। और पूछा ऐसा क्यों, तो ये कुछ भी बता नहीं पाए थे। सारा पढ़ेंगे किस प्रकार से क्या था, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है, वीक लिगेंड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये हम पढ़ेंगे CFT में। उस टाइम पे कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इनके पास। इनके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा थे और उस आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी को क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। और यही बाद में जाके इसकी क्या आएगी, लिमिटेशन आएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी, कंपाउंड की फॉर्मेशन किस प्रकार से करते हैं। बड़ा ही आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अब हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करना सीखेंगे, किस प्रकार से ज्योमेट्री आएगी, क्या हाइपरडाइजेशन आएगी और क्या कुछ आएगा। ओके, देखो कुछ 6-7 स्टेप हमारे पास है कि हम किस प्रकार से अब जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनकी बॉन्डिंग शो करेंगे तो किस प्रकार से क्या होगा। 6-7 स्टेप में बिल्कुल आसान। पहला जो स्टेप होगा हमारा वो क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, ठीक है। पता लग जाएगा सेंट्रल एटम कौन सा मिलेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट मिलेगा, हमें डी ब्लॉक एलिमेंट मिलेगा। फिर उसकी क्या करेंगे हम, डिटरमाइन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी को आते निकालनी बहुत अच्छे तरीके से। फिर क्या करेंगे, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सेंट्रल एटम उसकी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी को आती नहीं आती तो सीख लेंगे वापस से +1 क्लास में, ठीक है, आनी चाहिए सभी को। फिर क्या करेंगे, यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, समझे। जैसे कि किसी कंपाउंड में हमारे पास Fe आ गया सेंट्रल मेटल एटम, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले तो। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने जब कैलकुलेट की तो फॉर एग्जांपल कितना है, Fe+2। फिर कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखेंगे, Fe+2 की, मींस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, निकाल देंगे। Fe+2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि नाउ लुक द नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम देखेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसके साथ कितने लिगेंड्स लगने के लिए आए, समझे। मींस 6 आए तो हम देखेंगे कि फिर हम क्या डिसाइड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, कि भैया 6 आए तो कितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाएंगे, कितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यदि 4 लिगेंड आ रहे हैं तो हमारे 4 ऑर्बिटल्स जाएंगे, कौन कौन से, sp3 भी हो सकते हैं और वो dsp2 भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp3 या dsp2। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारे पास 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, कौन कौन सी, d2sp3 और sp3d2, ठीक है। देखते हैं कब कौन सी होगी। देखो एक बात है ना आप लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे बताओ, ये एक डी यहाँ यूज हो रहा है और एक डी यहाँ यूज, तो जब ये जो डी है ना, ये डी हमारा अंदर की साइड का, इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल, इनर डी यूज हो रहा है। और ये जो डी है वो है बाहर वाला डी। किस प्रकार से, जब हम एग्जांपल देखेंगे तब आप लोग देखना, एक डी होता है 3D, 3D के बाद 4s 4p और एक 4d,
ठीक है। जब 3D यूज होगा तो इट मींस अंदर वाला डी यूज हुआ है, और जो 4D हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा तो बाहर वाला डी यूज हुआ है, ठीक है। देखेंगे सारा। अच्छा, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 5 होगा तो क्या हो सकते हैं हमारे पास sp3d 3 4 1 5, ठीक है। मेनली 4 और 6 के होते हैं हमारे पास, 5 का एक आधा केस आएगा, हम देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्या दे देंगे, नाम दे देंगे जो भी मिले, sp3d sp2 हो गया। उसके बाद क्या करवा देंगे, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड्स। और फिर जब हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे उनके अंदर लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करवा देंगे, डोनेट करवा देंगे। जब डोनेट करेंगे तो कौन सी बॉन्ड होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगी, कंपाउंड की फॉर्मेशन, ठीक है। जल्दी देखते हैं, 5-7 एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही आसान है और पेपर में यही पूछते हैं हमारे से, ठीक है। अब देखने लगे, अब हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखो पहला एग्जांपल हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड CrNH3 अब हम इसकी क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं हम, तो जिसके निकालने होती है उसकी क्या मानते हैं, x, ठीक है। प्लस अमोनिया पे चार्ज बताओ कितना, 0, न्यूट्रल अमोनिया याद कर ले ना, तो लिगेंड्स किस पे कितना चार्ज होता है बताया था, टेबल है बुक के अंदर कंप्लीट, तो उसको आपस थोड़ा सा देख लेंगे तो याद हो जाएगी, और याद हो गई होगी शायद, यदि आप लोगों ने की होगी तो, ठीक है। उसको करें, कितना चार्ज 0 इज इक्वल टू पूरे कंपाउंड पे कितना, पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना, प्लस का 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इट मींस क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन कितनी आ गई, प्लस की 3 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैसेज के साथ यदि हम लिखें इनकी तो क्या आएगी, क्रोमियम की आर्गन के बाद 3D एंड 4s। तो क्रोमियम की लिखते हैं तो आर्गन तक कितने हो गए, 18 हो गए, 18 और 2 20 और 4 24। क्या ये होगी क्रोमियम की, ये नहीं होगी। क्रोमियम के अलग से केस है हमारे पास, ठीक है। ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्या पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि डी के अंदर कितने मिलेंगे हमें, 5। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे से कहा चला गया, डी में, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो 3d5 4s1 हमारी क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद किसकी लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो तो एक s से जाएगा और 2 d से जाएंगे, क्या बचेगी 3d3 आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3। सभी बच्चों की आ गई होगी। अब देखो आगे, इट मीन्स हमारे पास इस प्रकार से आ गए। यदि हम ऑर्बिटल व्यू में करें, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 3d। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3, ठीक है। 3d के बाद किसका नंबर, 4s में ऑर्बिटल 1, 4s के बाद किसका नंबर 4p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, ठीक है। अब फिर हमें क्या देखना है कि बताओ कितने लिगेंड्स आ रहे हैं लगने के लिए, 6 यदि लिगेंड आएंगे तो मेटल के पास कितने खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, 6 ही है ना। जितनी लिगेंड आएंगे उतनी खाली ऑर्बिटल भी होने चाहिए, ठीक है। तो 6 होने चाहिए, तो उसके पास 6 कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इट मींस 2 डी के, 1 एस का और 3 पी के। लेकिन इन सभी की एनर्जी अलग अलग है, शेप अलग अलग है, तो क्या होगा, इन सभी के आपस में इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग के बाद फिर क्या कर देंगे इनको वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। तो इनकी क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, और फिर जो नए ऑर्बिटल्स बन के आएंगे उनको कौन से ऑर्बिटल कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हम इन सभी को मिलाएंगे, आपस में इनको इंटरमिक्स करवाएंगे, और किस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास है, ये तो 3D के, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। कौन कौन से, 2 तो डी के मिले, 1 एस का मिला, और पी के कितने मिले, 3। इट मींस D2sp3 हमारे पास क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन। और ये हमारे पास 5 क्या आ गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें हमारे जो 6 NH3 हैं, जो हमारे 6 NH3 एक्ट कर रहे एज लिगेंड, वो अपने क्या डोनेट करेंगे यहाँ पे, लोन पेयर 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे क्या कर देंगे,
इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे और इनके साथ कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी, D2sp3। समझे, समझ जाओगे सारे। एक दो और करें, बिल्कुल आसान से। अब देखो 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट समझने की, इतनी बार क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा बार, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। पर्सन पूछेंगे कि आप लोग ये बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो देखो इनर आउटर का क्या देखना है, डी ऑर्बिटल को देखना है। यदि अंदर वाला डी यूज हुआ ना तो इनर ऑर्बिटल, और यदि बाहर वाला डी यूज हुआ तो आउटर ऑर्बिटल। तो फिर बताओ कौन सा डी यूज हुआ, अंदर वाला यूज हुआ ना, मींस पहले वाला। 3D यूज हुआ ना तो अंदर, यदि 4p के बाद किसका नंबर 4d भी तो होता, यदि 4d का डी यूज होता ना, मींस हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3d2 आती तो फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स होता, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है, और अंदर वाला आया तो इनर ऑर्बिटल। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ओके, दूसरी बात पूछेंगे, बताओ ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, आप लोग बताएंगे सारे, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। इट इज ए पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। कैसे, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो कितने, 1 2 3, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए कैसा, पैरामैग्नेटिक। और वैसे ये बात पहले भी पता है, एक्सपेरिमेंटल ये सारे डाटा पहले से थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो केवल थ्योरी दी थी कि किस प्रकार से क्या हुआ होगा, ठीक है, पहले से पता था कि कंपाउंड कैसा हमारे पास पैरामैग्नेटिक, ठीक है। उसने बताया क्यों पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे, क्या फॉर्मूला था, √n × n+2 बोहर मैग्नेटोन। n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की। उसके बाद एक बात हो रहेगी कि ये जो कंपाउंड है ना, वो लो स्पिन कंपाउंड है या हाई स्पिन कंपाउंड है हमारे पास। लो स्पिन है या हाई स्पिन है, इट मीन्स कि स्पिन हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, स्पिन क्वांटम नंबर ही पढ़ा था, s की वैल्यू कि इसे एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू बताओ कितनी, +½ दूसरे की +½ तीसरे की +½ समझ रहे हो, ठीक है। तो ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। तो आप लोग एक बात याद रखेंगे, अभी समझ भी जाओगे अपने आप ही, बिल्कुल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि यदि कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का बनता है, यदि कंपाउंड इनर ऑर्बिटल बनता है, इनर ऑर्बिटल बनेगा तो वो सारे के सारे कंपाउंड कैसे होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कैसे होंगे, लो स्पिन। और यदि कोई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो कंपाउंड कैसे होंगे, हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो यार समझ भी जाएंगे जब अगला एग्जांपल, 2 एग्जांपल और देखेंगे कि क्यों हुआ ऐसा, कि जो इनर ऑर्बिटल होंगे वो किस प्रकार की स्पिन होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और जो आउटर ऑर्बिटल होंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतना समझ आया, चलिए आगे। अब दूसरा एग्जांपल देखो, अगला हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ COF6-3, ठीक है, जल्दी करेंगे, सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से कर दो। सबसे पहले मैं पता लगे कि कोबाल्ट यहाँ पे कौन हमारा सेंट्रल एटम, कोबाल्ट की जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर दो। कोबाल्ट की कितनी मानी, x प्लस में 1 फ्लोरीन पे -1, 6 के ऊपर -6 इजिकल टू -3, x कितना हो जाएगा, -3 + 6 इजिकल टू +3। इट मींस कोबाल्ट पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +3। सबसे पहले कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, कितनी, आर्गन 3d4s, 18 यहाँ होगी, 18 2 20, एटॉमिक नंबर कितना कोबाल्ट का 27, 18 2 20 और 7 27 हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या हो जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, 3 बाहर निकालेंगे तो 2 s में से जाएंगे और 1 d में से, तो कितना बचेगा, 3d6, ठीक है। अब 3d6 को बनाओ ऑर्बिटल व्यू में, बनाओ उसी प्रकार से जो पिछले में क्या था, हमने 3D को बनाएंगे किस प्रकार से, 1 2 3 4 5, 3D के बाद किसका नंबर, 4s का, 4s के बाद किसका नंबर, 4p का, ठीक है। 3D में कितने थे, 6, किस प्रकार से भरेंगे, 1 2 3 4 5, सबसे पहले 1 टेक्निकली करवाएंगे, फिर उसके बाद 6 हो गया। अब आप लोग बताओ कितने फ्लोरीन आ रहे लगने के लिए, 6 आ रहे, तो कितना एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, खाली 6 ही चाहिए। अब कितने इसके पास, 1 2 3 4,
लेकिन 4p के आगे 4d भी तो होता है। कितने, 1 2 3 4 5, 4d भी हमारे पास। तो अब 1 2 3 4 5 और 6, इट मीन से एक तो s का ऑर्बिटल यूज होगा, 3 p के, और 2 किसके यूज हो जाएंगे, d के। इट मीन कौन कौन मिले आपस में, एक s मिला, p के कितने ऑर्बिटल मिले, 3, d के आपस में कितने मिले, 2। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, टेक्स प्लेस। और हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, और तो 6 के आ गए नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, किस प्रकार से हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इस प्रकार से, ये 3d, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से, sp3d2 के। अब यहाँ पे लगने के लिए कौन आ रहा है, फ्लोरीन, f f f f f नेगेटिव, f नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, 1 2 3 4 5 और 6। अपने क्या कर देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे, कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बताएंगे, जल्दी से बता दो कि बताओ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बोलो बोलो। देखो sp3d2 बाहर वाला डी यूज हुआ है, बाहर वाला ना, अंदर वाला यूज नहीं हुआ इस बार, क्योंकि तो खाली नहीं थे। 3d यूज ने कौन सा, 4d, बाहर डी, बाहर वाला डी आया, तो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ गए। दूसरी बात बताओ, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, जल्दी से देखते बता देंगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक लिख दिया होगा, कैसा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहे, 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किस प्रकार का कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। बताओ इनकी वैल्यू कितनी, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगा। आगे बताओ जल्दी से, हाई स्पिन या लो स्पिन, जल्दी जल्दी बताओ क्या बात बताई थी। यदि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो स्पिन लो, और यदि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो स्पिन हाई। तो स्पिन कैसे रहेगी इसकी, हाई स्पिन, हाई स्पिन। ठीक है, अब आप लोग एक बात सोच के देखो, जो पिछला कंपाउंड था, इनर ऑर्बिटल बना था, इनर ऑर्बिटल तब हुआ तो उसमें बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 3 थे ना। और जब आउटर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन तो बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो एक तो हम 3 की स्पिन जोड़े, एक 4 की स्पिन जोड़े, वैल्यू ज्यादा किसकी आएगी, 4 वाले की। यहाँ पे हाफ 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 3 बार जुड़ेंगे, यहाँ पे हाफ 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 4 बार जुड़ेंगे, समझे। यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उनकी स्पिन क्या रहेगी, हाई। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं और समझ में आ जाएगा, कर देते ना। ठीक, अगला देखो जल्दी से, नेक्स्ट फॉर्मेशन देखते हैं हम, एफिशिएंट की 6-4 किस प्रकार से होगी, जल्दी से करेंगे। ठीक, आ गया, वो बहुत ही आसान से है, टाइम खराब नहीं करेंगे। एफिशिएंट एटम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, एक सीएन पे कितना चार्ज, -1, 6 के ऊपर माइनस का इक्वल टू कितना, -4, एक्स की वैल्यू सोल्व करेंगे, कितनी आ जाएगी, +2। ओके, अब इट मींस Fe पे कितना चार्ज आ गया, +2। जल्दी से सारे बच्चे Fe की कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे पहले। जब Fe की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 18 तो यहाँ तक हो चुके, 18 के बाद 3d 4s, 18 2 20 और 6 26, एटॉमिक नंबर 26 आयरन का। अब Fe+2 के लिए कोई इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन भेजो, 2 इलेक्ट्रॉन जब आप लोग भेज दोगे तो कहां से जाएंगे, वो s के चले जाएंगे, और जब s के गए तो केवल कितना बचा, 3d 6 हो गया। जल्दी से ऑर्बिटल व्यू बनाओ इसका, बना दिया क्या, 1 2 3 4 5, 3d के बाद किसका नंबर, 4s के बाद किसका नंबर, 4p के बाद किसका, 4d, वो देख लेंगे यूज होगा तो 4d फिर बना लेंगे। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हो गया। कितने सीएन लगने के लिए आए, 6 सीएन। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, खाली 6 चाहिए। 6 आपस में क्या मिलेंगे, इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस होगी। ठीक है, अब देखो, तो इट मीन से हमारे हिसाब से इसकी क्या आनी चाहिए कि भैया इनमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कौन से यूज होंगे, डी के, और जब डी के यूज होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए, sp3d2, डी के यूज होने चाहिए ना। तो और फिर ये कंपाउंड किस प्रकार का आना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक। लेकिन ये सारी बातें पहले से ही थी, एक्सपेरिमेंटल पहले से थी कि ये जो कंपाउंड है ना, वो कंपाउंड कैसा होता है, डाईमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा होता है हमारे पास, डाईमैग्नेटिक इन नेचर। तो अब इसने क्या जुगाड़ बिठाया, ये बात है जुगाड़ बिठाने वाली। ठीक है, लेकिन बाद में
अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, अच्छा देखो यदि पेयरिंग टेक्स प्लेस हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक हो सकता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यहाँ पे जुगाड़ बिठाया, ठीक है, कि उसने इन इलेक्ट्रॉन्स की जबरदस्ती पेयरिंग करवा दी। किसने पूछा ऐसा क्यों, तो उसने कुछ नहीं बताया, उसने बस पेयरिंग करवा दी, उसने कहा कि पेयरिंग हो गई। समझे, जब हम CFT को पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि पेयरिंग यहाँ पे क्यों टेक्स प्लेस हुई थी, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट लिखवाया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में, फॉर एग्जांपल CN भी था वहां पे, कि जब CN आ जाए, ठीक है, ये सारी बात बाद में CFT की, लेकिन इस टाइम के ऊपर उसने वो कुछ नहीं बता पाया। उसने क्या कहा कि एक्सपेरिमेंटल डाटा उसके पास पहले से था कि ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, तो उसने बस थ्योरी देनी थी। उसने क्या कहा कि यहाँ पे ना, उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा कि यहाँ पे ना इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग टेक्स प्लेस हो जाएगी। तो उसने यहाँ पे पेयरिंग टेक्स प्लेस करवाई, और किस प्रकार से, 4s और 4p। उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 4s p के 3। उसने क्या किया कि इनकी पेयरिंग टेक्स प्लेस करवा दी। तो हम लिखेंगे कि हेयर पेयरिंग टेक्स प्लेस, हेयर पेयरिंग टेक्स प्लेस, ओके। और क्या हुआ, इसमें दो तो थे, ये था, ये उठ के पीछे, ये उठ के पीछे, तो देखो इस प्रकार से हो जाएंगे, तो डब्बे हो गए खाली। अब कौन कौन से आपस में मिल जाएंगे, ये 2 और ये 3। कौन कौन मिले, 2 तो D के, 1 S का, और P के कितने, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, G2sp3। और बताओ अब कंपाउंड कैसा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या, पेयर, और जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना बचे तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब आप लोग बताओ किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, तो कैसा है, इनर ऑर्बिटल, क्योंकि अंदर वाली डी यूज हुई, ठीक है। उसके बाद बताओ हाई स्पिन या लो स्पिन, तो इनर कैसे होते हैं हमारे हमेशा लो स्पिन, कैसे होते हैं, लो स्पिन, ठीक है। उसके बाद तो देखो लो स्पिन क्यों हुआ, क्योंकि जब इनर ऑर्बिटल्स यूज हुए ना, तो पेयरिंग क्या होगी, टेक्स प्लेस। जब पेयरिंग, तो बताओ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 0, तो स्पिन क्या, 0, कुछ भी नहीं, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, 0, समझे। और यदि बाहर वाली होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यूज नहीं होते अंदर वाले, और बाहर वाले डी यूज होते, तो ये तो यूं के यूं रहते ना, जी। तो देखो अनपेयर्ड कितने बचते, 1 2 3 4, तो स्पिन क्या होती, हाई, समझे। इट मींस यदि अंदर वाले डी यूज हुए तो क्या हो, या तो पेयरिंग टेक्स प्लेस हुई होगी, या वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम, इसलिए स्पिन क्या रहेगी, कम, यदि इनर है। और यदि आउटर यूज हुए, तो आउटर तभी यूज हो सकते हैं कि अंदर वालों में क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, समझे, तो फिर स्पिन क्या होगी, हाई होगी, ठीक। सिंपल सी बात है, कैसे भी याद कर ले कि इनर की स्पिन क्या रहेगी, लो। उसके बाद कैरेक्टर पढ़ चुके, कैसा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अभी तक हमने पढ़े थे वो हमारे सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे, ज्योमेट्री सभी की क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब हमारे पास आ गए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेट्स नंबर कितना, 4, सभी को पता है। अब देखो पहला कंपाउंड पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NiCO की 4, चार्ज कितना, 0, लिखो या ना लिखो, 0 लिख दिया तो भी न्यूट्रल, लिख दिया ना लिखा तो भी न्यूट्रल, ठीक। ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करो जल्दी से इसकी, X प्लस CO पे कितना चार्ज, कार्बोनिल पे कितना चार्ज होता है, 0, बाहर भी 0, x कितना 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 0। इट मींस कुछ भी नहीं, तो निकल के क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, आर्गन के बाद 3d4s, इट मींस 4s, 18 2 20, 18 2 20 एटॉमिक नंबर क्या निकलेगा, 28, 18 2 20 और 8 28, ठीक है। देन ऑर्बिटल व्यू 1 2 3 4 5, देन s, देन उसके बाद p, ठीक है। 3d 4s एंड 4p, 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और s में कितने, 2, ठीक है। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा था इसका पहले से ही, क्या था कि जो NiCO4 कितने लिगेंड्स आ रहे, 4, तो 4 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3, ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अब जब हम इसको देखते हैं इस प्रकार से कि s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो sp3 तो हो ही नहीं सकती, या हम सोचे कि 4 के लिए और क्या हो सकती है, dsp2 भी तो हो सकती है 4 के लिए, 1 2 3 4 ऑर्बिटल। तो यदि dsp2 हो तो भी तो s के ऑर्बिटल खाली चाहिए, लेकिन यहाँ पे s में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझे। तो इन्होंने फिर से जुगाड़ बिठाया,
कुछ नहीं बताया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो s के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी क्या कर जाएंगे, पेयरिंग अप कर जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, हम इनको पीछे धकेल देंगे। बताया नहीं क्यों, बताएगी कौन ये बात, CFT जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास पहले से एक्सपेरिमेंटल डाटा थे कि इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टैटर्ड क्या होती है, ज्योमेट्री। तो टैटर्ड तो तभी होगा तब s क्या मिले, खाली। तो इन्होंने क्या कुछ बिना बताए इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा दिया, पीछे धकेल दिया, ठीक है। और जब पीछे धकेल दिया तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 s 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 तो पहले से 2 पीछे में थे, तो 8 के बाद 9 और 10, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, पेयरिंग अप। अब s खाली और p खाली, कितने आ रहे हैं, 4 आएंगे, ये 4 आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, और 4 आपस में मिलकर 4 नए क्या बना देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 4 c अपने क्या डोनेट कर देंगे, लोन पेयर्स, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इस कंपाउंड की, ठीक है। और कौन सा कंपाउंड बताओ, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बिकॉज नॉन पेड इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट, ठीक है। और इनर आउटर लो स्पिन हाई स्पिन इन कॉम्प्लेक्सेस में नहीं देखते, वो केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ZnNH3 जल्दी से जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे किस प्रकार से, X अमोनिया न्यूट्रल इज इक्वल टू +2, तो X की वैल्यू कितनी, +2, चार्ज आ गया जिंक में +2। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या होगी, आर्गन का, ये आर्गन 18 तो यहाँ हो गए 3d और 4s, 18 के बाद 18 2 20 और 10 30, एटॉमिक नंबर 30 जिंक का। अब लिखेंगे Zn+2 की, जब Zn+2 की लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, कौन से, बाहर वाली सेल के, कौन, 4s के 2 जाएंगे, तो केवल क्या बचा, 3d10, ठीक है। ऑर्बिटल भी बनाओ जल्दी से, 1 2 3 4 5 3d के बाद 4s और 4s के बाद 4p, ठीक है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितने आ रहे हैं लगने के लिए लिगेंड, 4 आ रहे हैं, 4 खाली हैं इसके पास, 1 s का और 3 p के, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी टेक्स प्लेस हो गई, sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस हो गई हमारे पास, और ये 4 क्या आ गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमारे पास हमारे जो लिगेंड है कौन, अमोनिया, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देंगे, डोनेट, और कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ज्योमेट्री क्या आ गई इसकी बताओ, sp3 के लिए क्या होते हैं हमेशा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल हमारे पास क्या आ गई, ज्योमेट्री, ठीक है। और कैसा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, तो कंपाउंड कैसा, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, उनका भी 4 ही होगा, ठीक है। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 -2। सबसे पहले निकल की क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, जल्दी से कर दी होगी, X + 1 CN पे -1, 4 के ऊपर -4 इज इक्वल टू -2, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। इट मींस निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। सबसे पहले निकल की क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से लिखेंगे, लिख दी होगी, आर्गन 3d 4s। निकल का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से, कितना, 27 या 28, ठीक है। उसके बाद आर्गन 28, तो 18 2 20 और 8 28। निकल 2 की लिखेंगे, निकल +2 की लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, तो निकल +2 की क्या हो जाएगी, 3d8 हो गई। जल्दी से ऑर्बिटल व्यू बनाएंगे, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3d है, 3d के बाद किसका नंबर, 4s का नंबर, 4s के बाद किसका नंबर, 4p का नंबर, ठीक है। कितने लिगेंड आ रहे हैं लगने के लिए, 4 लिगेंड। तो 4, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, 4 के लिए sp3 हो जाएगी। यदि sp3 होगी यहाँ पे हाइब्रिड, 4 ये तो भरे हुए हैं, 4 डबे खाली ना, 1 s का और 3 p के। यदि sp3 होगी तो बताओ sp3 के लिए हमेशा ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। और यदि dsp2 के लिए ज्योमेट्री हमेशा क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। तो उनके हिसाब से तो क्या नहीं चाहिए यहाँ पे, टेट्राहेड्रल, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, इसकी स्क्वायर प्लेनर। और यदि स्क्वायर प्लेनर है तो फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या नहीं चाहिए, dsp2। तो फिर उन्होंने क्या किया, जुगाड़ बिठाया, समझ रहे हो, जुगाड़ क्यों बैठाना पड़ा, ये बातें पढ़ेंगे हम सारी फिर CFT में, इससे जो अगली थ्योरी आएगी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जुगाड़ बैठाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ना उसकी क्या करवा दी, यहाँ पे भी पेयरिंग करवा दी। उन्होंने पेयरिंग, जब भी जुगाड़ बिठवाया तो उन्होंने क्या करवा दी, पेयरिंग करवा दी। तो उन्होंने जब यहाँ पे पेयरिंग करवाई तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएगा, पीछे,
1 2 3 4 5 S 3 P के, तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। जब पेयरिंग करो तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गए, एक डब्बा खाली हो गया। अब ये 4 मिल जाएंगे, कौन कौन से, ये 4, एक डी का, एक एस का और पी के कितने मिले, 2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी टेक्स प्लेस हो गई, DsP2। और DsP2 के लिए फिर ज्योमेट्री कौन सी होगी, सुकेयर प्लेनर। ठीक है, और 4 हमारे CN नेगेटिव लिगेंड्स आएंगे और 4 अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर देंगे। ठीक है, कैसा, डाईमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ज्योमेट्री क्या आ गई, स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, DsP2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स विद EBP ज्योमेट्री मींस ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, और ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का कोऑर्डिनेट नंबर कितना होता है, 5, पता सभी को। इसमें देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ FeCO5, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन जल्दी से करेंगे। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। X प्लस CO पे कितना पता है, 0, तो 0 तो फिर ऑक्सीजन स्टेट कितनी, 0, ऊपर भी 0, सब 0 0, ऑक्सीजन स्टेट 0। इट मींस Fe की सीधी जल्दी से क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन लिख चुके पहले भी, बताओ 3D4s 18 18 2 20 और 6 26, एटॉमिक नंबर 26 होता है, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्बिटल व्यू जल्दी से, 3 और 2 5, एक S में और 3 P में। ये हमारे पास 3D, ये हमारे पास 4S, ये हमारे पास 4P। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 और 6, 2S में कर दिया, हो गए। अब फिर से वही बात, जब एक्सपेरिमेंटल उनके पास पहले से थी सारी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल तरीके से इसकी जो ज्योमेट्री थी वो क्या थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है DsP3। तो उन्होंने DsP3 करवानी थी और फिर उन्होंने क्या बैठाया, जुगाड़। और उन्होंने क्या कहा, क्या करवा दी, जुगाड़ में क्या करवाते थे, पेयरिंग्स को टेक्स प्लेस। ठीक है, हम सारा CFT में पढ़ लेंगे कि पेयरिंग टेक्स प्लेस कब होती थी कब नहीं। ठीक है, जब ये पढ़ रहे हैं तब थोड़ा सा देखना है कि हाँ यहाँ पे इस कंपाउंड में थोड़ा सा याद रखना है। लेकिन जब CFT पढ़ लेंगे तो हमें अपने आप याद हो जाएंगी कि पेयरिंग कहाँ पे हुई थी और कहाँ पे नहीं हुई थी। ठीक है, पेयरिंग टेक्स प्लेस करवाई इन्होंने, तो करवाई तो क्या हुआ, हमें अब एक डी का खाली चाहिए तो पेयरिंग करवा दी उन्होंने। तो पेयरिंग करवाई, सभी को पीछे धकेल दिया, 3 और 2 5, 1 2 1 2 3, तो क्या हुआ, सभी को पीछे धकेलो। इसको उठा के यहाँ ले आए, इनको उठा के यहाँ ले, इन दोनों को उठा के यहाँ ले। तो देखो पेयरिंग करवा के देखना, इसी प्रकार से होगा। 1 2 6 थे, 2 8 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना। अब ये खाली हो गया, तो एक डी का, एक S का और 3 P के आपस में मिले तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आई, DsP3। और इन सभी के जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए, इन सभी के अंदर अपनी लोन पे डोनेट कौन कर देंगे, 5 CO के लिगेंड। 5 CO अपने क्या डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन DsP3, और DsP3 के लिए ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ये हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, समझ में आ गई सभी के। ठीक है, आज इतना ही, सारे बच्चे मौज करेंगे और पढ़ेंगे। ओके।